नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां मेरी गणना मेरा गांव अभियान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड का प्रत्येक स्थायी निवासी जनगणना के समय अपने मूल गांव या घर में उपस्थित रहे, ताकि जनसंख्या से जुड़े आंकड़े वास्तविक और सटीक रूप से दर्ज किए जा सकें। उन्होंने बताया कि ये अभियान राज्य के हितों से जुड़ा है और इसके माध्यम से सरकार तक सही जनसंख्या प्रोफाइल पहुंचेगी, जिससे विकास योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचेगा। महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रोजगार या शिक्षा के कारण राज्य के बाहर तथा विदेशों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। ऐसे सभी नागरिकों से पार्टी अपील कर रही है कि वो जनगणना अवधि में अपने गांव लौटकर उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि सही गणना से ही संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और भविष्य की नीतियों की प्रभावी योजना संभव है। भाजपा इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरण करेगी। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के भाजपा पर की गई टिप्पणी पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि असली प्रमाण पत्र जनता देती है, जो चुनाव में जिताकर साबित करती है कि वो किसे राम का वंशज मानती है और किसे रावण का। लिहाजा भारत को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कि किसके कामकाज, आचार व्यवहार मेल खाते हैं, कौन पांडव है, कौन कौरव, या कहां राम और कहां रावण। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर पलटवार करते हुए ये कहा कि हमारी सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ये सब कांग्रेस और विपक्ष का एजेंडा रहता है कि तुष्टीकरण करो और पकड़े जाने पर आरोप लगे तो पलटकर हल्ला मचाना शुरू कर दो। इधर उत्तराखंड के मौसम में 20 दिसंबर से बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को अचानक मौसम सर्द हो गया, देहरादून में कोहरा छा गया और वहीं कुछ जिलों में हल्का बूंदाबांदी भी देखने को मिली। देहरादून के कुछ जगहों पर ओस भी देखने को मिली है। अचानक सर्दी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में बीते 20 दिसंबर से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शनिवार सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर लिपटी रही। वहीं पहाड़ी जिलों में हल्की बूंदाबांदी और ओस गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार सुबह जब देहरादून वासियों की आंख खुली तो शहर कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ था। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। राजधानी के कई क्षेत्रों में सुबह के समय ओस की बूंदें जमती हुई नजर आई, जिससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय कोहरे का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड के सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि राज्य के पर्वतीय जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हुई है और इस बूंदाबांदी के कारण ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी के आसार बन गए हैं। ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव ने जनजीवन पर प्रभाव डाला है। अचानक बढ़ी इस सर्दी ने आम जनजीवन को काफी अस्त व्यस्त किया है। शनिवार सुबह को बाजारों में सन्नाटा भी झेलना पड़ा। शाम होते ही बाजारों में भीड़ कम होने लगी और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के कारण पहाड़ों और मैदानों को जोड़ने वाली बस सेवाओं और ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों और बच्चों को इस बदलती ठंड से बचने और गर्म कपड़ों का उचित उपयोग करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में 20 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम सर्द होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। देहरादून के मैदानी और तराई वाले हिस्सों में शनिवार को ओस की भारी बूंदें गिरी। हवा में आर्द्रता का स्तर 90 से 100% तक पहुंच गया है, जिससे सुबह के समय
गीली सड़कों और ठिठुरन ने 2 पहिया वाहन चालकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इधर पौड़ी जनपद की ग्राम पंचायत चवथ के अंतर्गत गजल्ड गांव में एक बार फिर से ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका सताने लगी है। ग्राम प्रधान शंकर प्रसाद नौटियाल के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष पौड़ी नगर शैलेंद्र नौटियाल, अमन नौटियाल, वार्ड मेंबर गणेश नौटियाल और कमलेश नौटियाल आदि ने महातिम यादव गढ़वाल वन प्रभाग की डीएफओ से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा के अंतर्गत एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा अपना निवाला बनाए जाने के बाद मुख्य वन जीव प्रतिपालक द्वारा गुलदार को आदमखोर घोषित कर अंतिम विकल्प के रूप में उसे नष्ट करने के आदेश दिए गए थे। वन विभाग तथा विभाग द्वारा तैनात किए गए शिकारियों के प्रयासों से एक गुलदार को ढेर करने के बाद ग्रामीणों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। उन्होंने नाराजगी जताई कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे स्वतः बंद हो जा रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चवथ समेत गुलदार प्रभावित क्षेत्र में सही पिंजरे लगाए जाने की मांग की है तथा मानव बस्ती के आसपास गुलदार प्रभावित क्षेत्र में सोलर लाइट लगाने की भी मांग उठाई है। उन्होंने वन महकमे से क्षेत्र में क्षेत्र में गश्त बनाए जोन के साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की भी मांग की है। यह कहा गया है कि यदि जल्द विभाग द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ग्रामीण वन विभाग के कार्यालय में आंदोलन और अनशन के लिए मजबूर हो जाएंगे। 8:15 बजे हमारे गांव में गुलदार की भयंकर डेथ हुई और मतलब उसने पूरे गांव में ऐसा आतंक, अगल बगल पूरे गांव में ऐसा आतंक मचाया कि मुझे आज पुनः डीएफओ साहब से मिलना है और हमने बोला है कि वहाँ पिंजरे लगाए जाए, पिंजरे की गश्त बढ़ाई जाए और शिकारी दल पुनः तैनात दिए। तो डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगले विगत 2-3 दिन में मैं स्वयं अनशन पे बैठने को तैयार हूँ। वो बाघ के समय में जो पिछली बार जो हमला हुआ था उसके तुरंत 10 दिन बाद जो है बाघ जो है फिर दोबारा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाघ इतनी तेजी से चल रहा है कि मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। कल भी जो घटना हुई है वो हमारे छोटा भाई वहाँ रहते हैं, उसके साथ घर के पास पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन उस पिंजरे को न जाके वो जैसे हमारे भाई लोग नीचे से आए उतनी देर में वो तुरंत वहां पहुंच गया जहाँ से लोग आए, मतलब वो बहुत जल्दी जा रहा है। तो इसलिए उसको जो है मानने का जो है होना चाहिए कि भाई मानना पड़ेगा। वो हमारे प्रधान जी ने बता दिया है कि क्या उनसे बातचीत हुई है, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन सारा उनको बता दिया। वो जो है अगर उससे सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो पता नहीं खुद उन्होंने जो है बोल दिया कि हम जो है यहाँ पे हम धरने बैठ जाएंगे। हो सकता है पिंजरे खराब वो अपने आप ही बंद हो जा रहे हैं। रात फिर अगर उनको देखने जा रहे हैं हम तो खुद वो कुत्ता बांध के जा रहे हैं और आधी रात को पिंजरा अपने आप बंद हो जा रहा है। ऐसा तो कभी होता नहीं है, या कोई जानवर उसके अंदर जाएगा तभी जाके पिंजरा बंद होता था, लेकिन वो पिंजरा पहले ही बंद हो जा रहा है। चवथ गांव जनपद पौड़ी से जनप्रतिनिधि लोग और जनता के लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने पिंजरे के संबंध में अपनी समस्या जाहिर की है कि वहां पर गुलदार के आगमन और उसके विचरण के कारण लोग अभी दहशत में हैं और लोग बहुत परेशान हैं। उस क्षेत्र में हमारी टीम नियमित रूप से गश्त कर रही है और लोगों के संपर्क में है तथा वहां पर पिंजरे की व्यवस्था भी की जा चुकी है तथा इस संबंध में उनका आवेदन भी प्राप्त हुआ है तथा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त करके जल्द से जल्द वहां पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिंजरे लगाने की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। जी, इस वर्ष पौड़ी जनपद में विशेष रूप से पिछले 2-3 महीनों में गुलदार के संबंध में काफी सारी घटनाएं हुई हैं तथा वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त बनाए हुए है। हमने कुछ क्षेत्रों में शूटर भी तैनात किए हुए हैं अनुमति के उपरांत तथा पिंजरे भी हमने लगाए हुए हैं और हमारी टीम नियमानुसार और नियमित रूप से क्षेत्र में जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी कर रही है। स्कूल में हमारे लोग जा रहे हैं, लोगों को लाने ले जाने के लिए, स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने की कार्रवाई में भी हमारी टीम लगी हुई है और जहां से भी ये शिकायत प्राप्त हो रही है, समस्याएं हमें जानकारी मिल रही है, हमारी टीम वहां पर जाकर लोगों का सहयोग करने का पूरा प्रयास कर रही है तथा उनको इस संकट की घड़ी में
उनका पूरा तरीके से वन विभाग साथ दे रहा है। ये विशेष रूप से इस वर्ष तेंदुए तथा भालू के संबंध में काफी सारी घटनाएं हुई हैं, तो इसमें इस बारे में काफी सारे डिस्कशन हुए हैं। तो और ये समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया कि संभवतः इस वर्ष बर्फबारी न होने के कारण भालू अभी भी जगा हुआ है तथा हाइबरनेशन में नहीं जा पाया है। और जहाँ तक गुलदार की बात है, तेंदुए की बात है, तो उसकी भी घटना इस वर्ष ज्यादा हुई है। मेरा सभी जनता से ये निवेदन है कि अगले कुछ सप्ताह तक वन क्षेत्रों में विचरण करने में विशेष सावधानी रखें और अपने घरों के आसपास झाड़ियों को साफ रखें, क्योंकि जंगली जानवर चाहे गुलदार हो या भालू हो, वो झाड़ियों में आता है तो वो उसकी गतिविधि बढ़ जाती है। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, अपने घर के आसपास धुआं बनाए रखें और महिलाएं अगर वन क्षेत्र में जाती हैं, घास लेने के लिए जाती हैं अपने घर के आसपास भी, तो सुरक्षित ग्रुप में जाएं और अपने साथ कई लोगों को लेकर जाएं। सावधानी पूर्वक अगर हम रहेंगे तो हमारा विश्वास है कि हम इस संकट की घड़ी में भी हम लोग आगे काम कर पाएंगे और सभी लोग मिलकर इस समस्या से निजात। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के घुसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शनिवार सुबह एक जंगली हाथी का बच्चा झुंड से बिछड़कर लालढांग क्षेत्र के कटेबड़ गांव में घुस आया। घने कोहरे के बीच हाथी को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस दौरान हाथी के बच्चों ने खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को भी खा लिया। सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल में खदेड़ा गया। लालढांग क्षेत्र हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज के जंगलों से सटा हुआ है। अक्सर यहां गुलदार और जंगली हाथी आबादी में घुस जाते हैं और इसके अलावा हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर भी हाथियों के आने से ट्रैफिक तक जाम हो जाता है। शनिवार सुबह एक जंगली हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया था। नन्हा हाथी जंगल से निकला और गन्ने की फसल खाने की तलाश में कटेबड़ गांव तक पहुंच गया। सुबह सवेरे गांव में हाथी के बच्चे को देखकर लोग दहशत में आ गए। इतना ही नहीं, मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने शोर मचाकर हाथी के बच्चे को जंगल में खदेड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी देर तक हाथी का बच्चा गांव के आसपास दौड़ लगाता रहा। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल में खदेड़ा गया। कोटावाली सेक्शन अधिकारी गौतम राठौड़ ने यह बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी। सूचना मिलते ही वो टीम लेकर मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उसे फिर से जंगल में भेजा गया। जंगल में वो खुद ही अपने झुंड से मिल जाएगा। फिलहाल हाथी के बच्चे से किसी प्रकार की क्षति की कोई बात सामने नहीं आई है। लालढांग क्षेत्र जंगल से सटा हुआ है। अक्सर यहाँ भी जंगली हाथी आबादी में घुस जाते हैं। इनके द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। हरिद्वार के जगजीतपुर और मिस्सरपुर क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। रोजाना यहाँ जंगली हाथी आबादी में अंदर आ जाते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं और इतना ही नहीं, अब ये हाथी फसलों को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते नजर आते हैं। लोगों के घर, मकानों और वाहनों में भी तोड़फोड़ करने लगे हैं। वन प्रभाग और हाथियों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बैरागी कैंप से लेकर अजीतपुर तक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच बनाने की योजना बनाई जा रही है। योजना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। 2027 अर्ध कुंभ मेले से पूर्व एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच बनाने का दावा किया जा रहा है। कटेबड़ चौराहे पर था गांव में, जब गन्ने में फंसा हुआ था। जैसे हमें पता लगा, हम मौके पर टीम लेकर पहुंचा हूं और इसको सकुशल हमने जंगल की ओर कर दिया गया है। किसी तरह का कोई क्षति या हानि नहीं पहुंची है। बस। इधर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चा में आया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी एक एआई वीडियो ने राजनीतिक हलकों में घमासान मचाया हुआ है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और बैकग्राउंड में मजार शरणम गच्छामी और मस्जिद शरणम गच्छामी जैसे ऑडियो सुनाई दे रहे हैं। भाजपा जहां इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने की साजिश भी
करार दे रही है। दरअसल भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक AI तकनीकी से तैयार वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर दिखाया गया है। भाजपा का दावा है कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति को जनता के सामने लाया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नमाज की छुट्टी जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया गया और इससे सनातन संस्कृति को कमजोर करने का भी प्रयास किया गया। भाजपा का यह भी कहना है कि मौजूदा सरकार सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। वहीं इस AI वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का इस पर यह कहना है कि इस तरह के वीडियो देश की सामाजिक एकता और सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो देश के पहले व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण के नाम पर विरोध दर्ज कराया था। हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा समाज को बांटने के लिए लगातार नए नए संगठन और मोर्चे खड़े कर रही है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा का चुनावी एजेंडा सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति तक सीमित है ताकि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, कुपोषण और पलायन जैसे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान पूरी तरह से भटकाया जा सके। और उसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि हे भगवत, मुसलमान हमारे ऊपर कृपा करते रहें क्योंकि उनकी कृपा से हम सत्ता में हैं। इधर देश के कई राज्यों से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में सवारियां ढोने वाली निजी यात्री बस कंपनियों को इन बसों में ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाली कंपनियों की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखानी अब शुरू कर दी है। परिवहन विभाग बिना मानक पूरे किए चलने वाली बसों पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ बसों के लिए बुकिंग करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर रही है और अब तक 3 कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में ISBT दूसरे राज्यों से आने वाली निजी कंपनियों की बसों में अनाधिकृत तरीके से की जा रही ऑनलाइन टिकट बुकिंग और परमिट की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मिल रही शिकायतों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में हरिद्वार बाईपास, ISBT और मोहकपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग ने अभियान के तहत कार्रवाई को शुरू कर दिया है, जिसमें 4 सचल दलों और 4 बाइक स्क्वाड की भी तैनाती की गई है। अब तक के अभियान में परिवहन विभाग ने न्यूगो, फ्लेक्स, जिंग, योलो बस, लीफ बस जैसी तमाम सर्विस करने वाली बुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट्स पर ऑनलाइन टिकट एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है, जबकि संचालित हो रही बसों का भी चालान काटा गया है। देहरादून और हरिद्वार से दिल्ली और अन्य राज्यों में जाने वाली निजी बस कंपनियों के लिए मिलने वाली ऑनलाइन टिकट के लिए जिस राज्य में बसों का संचालन होता है, वहां के स्थानीय परिवहन विभाग ने कंपनी के एग्रीगेट की जो एग्रीगेट कंपनी की जो लाइन है, जो सारे लाइसेंस को लेकर प्रक्रिया है, वो फिलहाल अब नहीं दिखाई दे रहा है और एग्रीगेट लाइसेंस को लेकर अब पूरी तरह से इस पर कड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अब सरकार ने एग्रीगेट लाइसेंस पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और जो इन बसों को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि परिवहन विभाग का मानना है कि जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, मानकों को पूरा करना चाहिए, जो मानक होने चाहिए, जो उनका उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए बुकिंग कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। अब तक 170 से ज़्यादा बसों पर चालानी कार्रवाई भी की जा चुकी है। न्यूगो, फ्लेक्स, जिंग, योलो बस जैसी तमाम ऑनलाइन ऐप्स को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन बसेस में अन्य राज्यों की भी देहरादून में कई तरह की बसेस की सेवाएं चल रही हैं। उसमें डीजल और CNG संचालित गाड़ियां तो हैं, साथ में EV व्हीकल्स भी हैं जो काफ़ी संख्या में देहरादून में संचालित हो रही हैं।
तो इनकी जब चेकिंग के दौरान देखा गया तो एक तो कुछ समस्याएं भी थी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, चालक जो है वो बिना लाइसेंस के या किन्हीं और बिना वैध प्रपत्रों के गाड़ियों को चला रहे थे। साथ ही व्हीकल का टेक्निकल मुआयना भी हमने अपने टेक्निकल अधिकारी के द्वारा किया है। जो हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं वो भी चेकिंग के दौरान वाहन को अंदर से जाकर भी देख रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कमियां पाई गई हैं। एक आधा मतलब 2-3 गाड़ियों में इमरजेंसी डोर जो था वो प्रॉपरली खुल नहीं रहा था। साथ ही गाड़ी में अतिरिक्त सीटें भी लगाई हुई थी और कुछ एक केसेस में तो गाड़ी में कुछ और कमियां भी पाई गई हैं। तो इस आधार पर भी गाड़ियों के जो है वो वाहनों के चालान किए गए हैं और उनसे जुर्माना भी वसूला गया है और उनको बंद भी किया गया है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये गाड़ियां बुक होती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी वाहन को बुक करने के लिए उत्तराखंड में एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो जो कि इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसमें रेड बस के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग हो रही है इन बसेस की। साथ ही एक अभी बस है और एक पेटीएम के थ्रू। तो उन संबंधित कंपनीज को भी नोटिस इशू किए जा रहे हैं और इन वाहनों के इस एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना ही संचालित होने पर चालान भी किया जा रहा है। कुछ तो एग्रीगेटर लाइसेंस पर सख्ती अब नजर आ रही है। परिवहन विभाग ने बसों पर चालानी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब तक 170 से ज़्यादा बसों पर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है, बसों के चालान काटे जा चुके हैं और जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उसमें भी नोटिस जारी किया जा चुका है परिवहन विभाग की तरफ से। ये जो ऐप्स हैं इनके आपको नाम बता दें कि नियोगो, फ्लेक्स, जिंग, योलो बस को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि मानक सही ना होने की वजह से इन पर ये सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की तरफ से एक जबरदस्त एक्शन लिया गया है इन बुकिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। जब सवाल मुश्किल हो मैं और भी मजबूती से खड़ी होती हूँ, बिना डर बिना दबाव, सिर्फ सच के साथ मैं लेकर आ रही हूँ आपकी सरोकार की खबरें, आपकी आवाज बनकर न्यूज़ टीवी इंडिया पर। न्यूज़ टीवी इंडिया, आपकी आवाज। जब सवाल मुश्किल हो मैं और भी मजबूती से खड़ी होती हूँ, बिना डर बिना दबाव, सिर्फ सच के साथ मैं लेकर आ रही हूँ आपकी सरोकार की खबरें, आपकी आवाज बनकर न्यूज़ टीवी इंडिया पर। न्यूज़ टीवी इंडिया, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकास नगर क्षेत्र से एक बेहद
दुखद खबर सामने आई है। बादामवाला इलाके में रहने वाले एक नामी अधिवक्ता के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 साल के अंश गुप्ता के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार अंश कुछ देर के लिए अपने पिता के कमरे में गए और फिर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद परिजनों को कमरे से आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मां और बहन मौके पर पहुंची। अंश गंभीर हालत में मिला और तुरंत उसे उप जिला अस्पताल विकास नगर ले जाया गया। वहां से हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां ग्राफिक के एरा अस्पताल धूलकोट में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अंश गुप्ता LLB द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसके पिता विवेक गुप्ता विकास नगर के जाने माने अधिवक्ता हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू के साथ जांच पड़ताल कर रही है। इधर उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर 2025 तक विंटर कार्निवाल आयोजित किया जाएगा। ये पहला मौका है जब 2018 के बाद ये कार्निवाल इतने व्यापक और रंगारंग स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में नैनीताल में कलेक्ट्रेट सभागार में विंटर कार्निवाल की पूर्व तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक में नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने ये बताया कि इस बार कार्निवल में पहाड़ी संस्कृति, परंपरा, कुमाऊनी व्यंजन, स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उत्तराखंड के स्टार पवनदीप राजन भी अपने गीतों से लोगों का दिल जीत सकेंगे। आपने देखा माननीय विधायक महोदया, हमारी नगर की नगर पंचायत अध्यक्षा महोदया की उपस्थिति में एक बृहद बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शहर के सम्मानित पदाधिकारियों, गणमान्य नागरिकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की गई। एक कार्य योजना बनाई दी गई, समितियां बनाई गई कि कैसे आयोजन किया जाएगा। आयोजन हमारे 22 से चल करके 25 तक होंगे। 22 को जैसा कि बताया गया कि हम जो है ट्रैकिंग का आयोजन करेंगे। 23, 24, 25 में कल्चरल कार्यक्रम होंगे, जो कार्यक्रम दिन में भी होंगे और रात्रि में भी होंगे। विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। उसके अनुसार सभी शहर के नागरिकों का सहयोग प्राप्त करके जनपद के सम्मानित हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनका, हमारे अधिकारियों का, सभी को सहयोग प्राप्त करके लंबे समय से ये जो बंद था कार्निवाल, इसको शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से पहाड़ का कलाकार, पहाड़ का भोजन, पहाड़ की संस्कृति, ये थीम होगा इस आयोजन का। इसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को भी यहाँ पे लाने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में पटरी व्यापारियों को लेकर उठा विवाद अब सियासी संग्राम में बदलता नजर आ रहा है। नगर पालिका द्वारा 20 दिसंबर से माल रोड पर पटरी व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण हो गए हैं और एक ओर जहां प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है, तो वहीं पटरी व्यापारी माल रोड से हटने को तैयार नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस ने खुलकर पटरी व्यापारियों का समर्थन कर सरकार और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी पहुंचे और पर्यटक स्थल पर पटरी व्यापारियों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी पटरी व्यापारियों को वैकल्पिक और व्यवस्थित व्यवस्था नहीं दी जाती, तब तक उन्हें हटाना अन्यायपूर्ण होगा। यदि नगर पालिका प्रशासन ने बिना पुनर्वास के जबरन पटरी व्यापारियों को हटाया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पटरी व्यापारी मसूरी की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। ये लोग वर्षों से यहाँ रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। भाजपा सरकार गरीबों के हितों से लगातार खिलवाड़ कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा है कि हम वेंडर्स के साथ हैं। हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। वेंडर्स के लिए जो वेंडर्स का संघर्ष है वो आजीविका का संघर्ष है, पेट का संघर्ष है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि
आप वेंडर्स को जहां उनकी आजीविका ठीक तरीके से चल सकती है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।